अच्छा भाई। तो यार हमारा जो एक मैंने प्रोसेस आप लोगों को सिखाया हुआ था कि हम लोग पहले सारे माइक्रो देख रहे होंगे, यानी कि सेक्शन 20 सबके देख रहे होंगे। वालेकुम अस्सलाम। फिर हम लोग जो है वो सेक्शन सी की तरफ जा रहे होंगे। यार वो मेरा बैकड्रॉप खराब हो गया था, तो वो मैंने उतार दिया। तो समझ लिए कि तेरे नया बैकग्राउंड है, अभी करना है, इसको चेंज करना है, इंशाल्लाह सेशन के बाद सेटिंग बनाएंगे कुछ। तो पहले हम लोग ये वाला पेपर देख रहे हैं भाई, मई जून 25 पेपर 22। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सारे इसके 2025 के जो वेरिएंट्स है ना वो हम लोग कर रहे होंगे, और सारे हम लोग अटेम्प्ट्स इंशाल्लाह कर रहे होंगे। आपकी अब से 3 3 क्लासेस हो गई हैं, मैंने आप लोग को टाइम टेबल सबको भेज दिया है। अच्छा, अब देखो पास पेपर जो मैं करवा रहा हूँ ना, इसका सिर्फ इतना काम नहीं है कि मैंने करवा दिया और आप लोगों ने बस सुन लिया और आप लोग चले गए। इसको अटेम्प्ट करना है, इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे सेंड करना है। अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग मुझे पर्चों पे लाके दो, आप सीधा सा काम ये है मुझे पीडीएफ बना के सेंड करें। और एक आध दिन में, 2 3 दिन में, जैसे इंशाल्लाह मौका मिलेगा मैं उसको चेक करके आपको रीसेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो अब ये ज्यादा बेहतर हमारे पास ऑप्शन है, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा मुझे सेंड। मई जून 2025 पेपर 22। ठीक है, हम लोग यहां से स्टार्टिंग ले रहे हैं अपनी। आज हम लोगों ने करना है सेक्शन बी। टाइम मिला तो हम लोग एक और वेरिएंट उठा लेंगे, उसका भी हम लोग सेक्शन बी ही करेंगे। क्या कह रहा है भाई? कहता है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कर रहे हैं। अच्छा देखो, एग्जामिनर की ना मार्किंग को सीखो। जब आप खुद भी मार्क्स स्कीम बना रहे होते हो, जब आप पॉइंटर्स बना रहे होते हो, चीजों को देख रहे होते हो ना, तो यार अपनी ना एक आदत बनाए कि आपको खुद ये बात समझ आनी चाहिए कि AO1 में क्या चीजें आएंगी, AO2 में क्या चीजें आएंगी, AO3 में क्या चीजें आएंगी। AO1 आपका होता है नॉलेज, नॉलेज पार्ट होता है। AO2 एप्लीकेशन एंड एनालिसिस होता है। AO3 इवैल्यूएशन होता है। तो देखो इसमें खुद आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी मार्किंग को लेके चलो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स दे के मुझे ये बताओ। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं देगा बेटा, आपको मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे, ये बात याद रखिएगा। कहता है कि यार विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड फ्री गुड। यहां तक रुक जाओ, यहां तक रुको, ये सवाल का एक पार्ट, ये सवाल का एक पार्ट है, कौन सा? AO1 नॉलेज वाला पार्ट है। ठीक है, कहता है जी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मुझे ये बताओ कि पब्लिक गुड और फ्री गुड क्या होता है। तो जरा मुझे बताओ, मैं चाह रहा हूं कि आज पहला सेशन है तो हम थोड़ा सा टाइम लगाएं इस पर डिटेल में। बताओ क्या होता है भाई, पब्लिक गुड और फ्री गुड का डिफरेंस क्या होता है? पब्लिक गुड नॉन राइवलरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, वेरी गुड। तो फ्री गुड क्या होता है? एयर सनशाइन वगैरह फ्री गुड ये होते हैं, ठीक है ना, पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, सफा कह रही है डू नॉट रिक्वायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। यार अनलिमिटेड से बेहतर वर्ड है मोहित, अनलिमिटेड नहीं यूज करो, इसको यूज किया करें कि यार एनी गुड विच डज नॉट रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी प्रोड्यूस्ड, या जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये साथ में लिखा करें। सही है, सही है। मतलब आप सबकी नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह पता है आप लोगों को क्या होता है। ठीक है, सही है, सबके आंसर करेक्ट है। फ्री गुड आर ऑफ नो कॉस्ट एज आई डोंट हैव एनी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अब मेरी बात सुने, यहां तक सवाल का एक पार्ट था, यहां तक आपको 3 मार्क्स मिले। सही है, बेसिक। आपने पब्लिक गुड और फ्री गुड का डिफरेंस बताना है। फिर उसने सवाल में ये पूछा हुआ है, कंसिडर वेदर अ मार्केट इकोनॉमी कैन एवर प्रोड्यूस पब्लिक गुड। कहता है और मुझे ये बात बताओ, क्या मार्केट इकोनॉमी कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करेगा? तो इसके लिए मैंने आपको एक कंक्लूजन सिखाया हुआ है, इसके लिए एक कंक्लूजन सिखाया हुआ है। अव्वल, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये चीज तो मैंने आपको सिखाई भी है, सही है ना, ये चीज तो मैंने आपको सिखाई भी है। बट अगर कोई तरीका निकल आए थ्रू विच वी कैन चार्ज फॉर पब्लिक गुड अप फ्रंट, कोई तरीका निकल आए जिससे मैं पब्लिक गुड को चार्ज कर सकूं, तो बेटा देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो कभी भी ये मत लिखना कि यार वो देगा ही नहीं,
कोई देगा ही नहीं, इसके मार्क्स नहीं है। प्रॉपर बताना है कि अगर कोई तरीका निकला है जिससे हम चार्ज कर सकें, अगर कोई तरीका निकल आता है तो देन यू कैन प्रोवाइड पब्लिक गुड। इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन में जाना है, ठीक है। अब जरा इसकी मैं आपको पॉइंटर्स दिखाता हूं, मैं इसका पूरा स्केच आपको दिखाता हूं, इसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कहता है जी, पब्लिक और फ्री गुड का मुझे डिफरेंस बता दें क्या होता है यूजिंग एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नहीं दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल देना जरूरी है। फ्री गुड में बच्चा लिखता है भाई फ्री गुड इज अ गुड विच इज फ्री। तो बेटा ये जाहिलाना डेफिनेशन ना लिखा करें, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, कोई मार्क नहीं देगा वो आप। आपको लिखना है कि ये वो गुड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस करने में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगता। दे आर दे आर नॉट स्कार्स, यानी कि दे आर अनलिमिटेड इन सप्लाई, ठीक है। ये लोग स्कार्स नहीं होते, अनलिमिटेड इन सप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल सनलाइट, रिवर वाटर वगैरह, ये वो आपने कहानी उसको बता दी, ठीक है। आपने उसको कहानी बता दी। पब्लिक गुड क्या होता है, देखो पब्लिक गुड बच्चा कहां पे गलती करता है, देखो जो मैं बातें बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको गौर से अपने पास कहीं ना कहीं नोट डाउन करो। पब्लिक गुड जब बच्चा बताना शुरू करता है ना, तो बच्चा कहता है कि यार पब्लिक गुड इज अ गुड विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दैट इज चार्ज थ्रू टैक्सेस, देयर इज नो फी फॉर देम, दे कैन नॉट बी चार्ज अप फ्रंट, ये और वो, और उसको लगा काम हो गया। बेटे जब तक पब्लिक गुड को डिफाइन करते हुए आप नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस की कहानी नहीं समझाओगे, जब तक पब्लिक गुड को डिफाइन करते हुए आप नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस की कहानी नहीं समझाएंगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात मेरी जहन में रखो, इसको याद कर लो, ये बताना जरूरी है। ये नहीं बताओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनको डिफाइन करना है फिर कि नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है, कि मैं किसी को, किसी नॉन टैक्स पेयर को सर्विस एंजॉय करने से मना नहीं कर सकता। नॉन राइवलरस क्या है कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, आर्मी, पुलिस वगैरह। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने ये ना बताया तो। नॉन रिजेक्टेबल मर्जी होती है, नॉन रिजेक्टेबल बताना चाहते हैं तो बता दें, नहीं बताना चाहते तो ना बता। यहां तक 3 मार्क्स, सही है, यहां तक है बेटे 3 मार्क्स, सही है जी। ये आपके 3 मार्क यहां पर पूरे हो चुके हैं। अब बात सुनो, अब बात सुनो, रिमेनिंग 3 कैसे मिलेंगे एनालिसिस के। आपने उसको बताना है कि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस क्यों नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, कि जी फ्री राइडर प्रॉब्लम का मसला होता है कि वी कैन नॉट चार्ज फॉर द गुड अप फ्रंट, दैट इज द रीजन वाई एक प्राइवेट प्रोड्यूसर पब्लिक गुड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना। प्राइवेट फर्म्स के लिए प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, और क्या कहते हैं कि हम लोग उसके लिए पैसे नहीं ले सकते, लोग मुफ्तखोरी करते हैं वगैरह वगैरह, इट इज फंडेड थ्रू टैक्सेस और ये सारी चीजें। ये आपके एनालिसिस का पार्ट है, ये आपके एनालिसिस में आएगा। अच्छा मैं ये जब करवा रहा था बच्चों को ये वाला पेपर, तो मुझे कहते हैं सर यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम की डायग्राम बना दें, डिमांड सप्लाई की डायग्राम बना दें। भाई क्यों बना दें, क्यों बना दें, कोई है, मतलब आप ये बात है आप खीर बना रहे हो और खीर में नमक डाल रहे हो, ऐसे ही दिल कर रहा था नमक डाल दिया, पागल हो क्या। जब इसके अंदर पूछा हुआ ही नहीं है, डायग्राम में कोई लिंक ही नहीं है, पब्लिक गुड और फ्री गुड की कौन सी डायग्राम सिखाई है मैंने आप, जरूरत ही नहीं है, क्यों आप पंगों में पड़ रहे हैं, सीधा सीधा आंसर लिखें थ्योरेटिकल। अब इवैल्यूएशन को देखो, इन थ्योरी a market economy could produce public good if a way to make them excludable was found, example tool load हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गए, सब्सक्रिप्शन फंडेड ब्रॉडकास्टिंग हो गई, और if government provided subsidies to encourage private firms। पहले मैंने उसको बताया कि यार अगर हम लोग चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये ऑप्शंस हमारे पास है। अगर ये ऑप्शंस फुलफिल हो जाते हैं तो देर इज अ चांस कि हमारे लिए चार्ज करना इजी हो जाए, ठीक है। हाउ in most cases the incentive for private businesses is too weak। बहुत से केसेस में जो हमारा इंसेंटिव होता है ना काफी वीक होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पब्लिक गुड्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। Thus, while possible in limited cases, it is very unlikely that a market economy would supply pure public goods। तो कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल होता है कि एक प्राइवेट इदारा कभी भी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गुड को प्रोड्यूस कर रहा हो। सर फ्री मार्केट में गवर्नमेंट सब्सिडीज कैसे देगा, तो मैं, नहीं इंसेंटिव की बात की हुई है कि अगर इन केस गवर्नमेंट होता या गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू कर देता तब ना।
क्योंकि फ्री मार्केट के अंदर भी पब्लिक गुड कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही देगा ना। ये कहानी होती है। हाँ, भले वो पब्लिक गुड कम होता है, लेकिन गवर्नमेंट दे रहा होता है। कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ भाई, डन हो गया। डन हो गया। अब बेटा बात सुनो, ये सेम आंसर मैंने आपको एक बार लिखवाया हुआ है, और ये वो आंसर है जिसमें आपके 8 में से 8 मार्क इंशाल्लाह पूरे हैं। अगर 8 नहीं तो कम से कम 7 मार्क तो पूरे ही। स्ट्रक्चर देखो क्या है आंसर का। मैंने उसको बता दिया पहले कि यार पब्लिक गुड क्या है, और आपके पास प्राइवेट गुड क्या होता है। ठीक है ना? पब्लिक गुड वो गुड होता है जो कि नॉन राइवलरस होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल वगैरह वगैरह। उसको डिफाइन करना है। बच्चा गलती क्या करता है, वो सिर्फ नॉन एक्सक्लूडेबल का नाम लिख देगा या नॉन राइवलरस का नाम लिख देगा, और उसको लगेगा कि वाह यार मुझे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। मैं जो इतनी सख्त चेकिंग करता हूं, अक्सर आप लोगों के 8 में से 2 मार्क आ रहे हैं या 3 मार्क आ रहे हैं, और फिर आप आके अपनी तसल्ली के लिए एक एक दो दो मार्क बढ़वाते हो कि सर 1 मार्क बढ़ा दें, पापा को दिखाना है, 2 मार्क दिखाने पापा को दिखाना है। अभी बढ़वा लोगे आप लोग, एग्जाम में क्या करोगे? अभी वाला जो रिजल्ट है वो तो मैटर करता ही नहीं है ना। असल रिजल्ट तो वो मैटर करेगा। तो अभी से गलतियों को ऊपर फोकस करोगे, गलतियों को समझना शुरू करोगे, तभी बेटे कुछ होगा। अब जैसे यहां पर मैंने प्रॉपर बताया है कि नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है, ठीक है, नॉन राइवलरस क्या होता है, ये बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहां पर मैंने कहीं ना कहीं पे दी हुई होगी। एग्जाम्पल कहीं नहीं, ये देखो ये रही। सही है। फ्री गुड क्या है? अबंडेंट इन नेचर है, नो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, यूटिलाइज प्रॉपरली हो रहे हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड सनशाइन, एयर, रिवर वगैरह वगैरह। ये सारी कहानी आपने बता दी। अब आपने उसको बताना है कि मार्केट इकोनॉमी जो है उसके अंदर क्या निजाम चलता है, क्या मामला चलता है। आपने बताया कि यार मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमारे पास ही रिसोर्सेज जो हैं वो थ्रू प्राइस मैकेनिज्म एलोकेट हो रही होती हैं। गवर्नमेंट की एज सच कोई इंटरवेंशन नहीं होती। ठीक है। और यूजुअली पब्लिक गुड फ्री मार्केट में अंडर प्रोवाइडेड होते हैं, रीजन भी कि यार इनके लिए चार्ज करना मुश्किल होता है, एंड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर का मसला हमारे पास रहता है। ये फ्री राइडर का मसला हमारे पास रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर हम लोग मुफ्तखोरी को नहीं रोक सकते। सिंस प्राइवेट प्रोड्यूसर्स आर अनेबल टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से जो है वो फिर प्राइवेट इदारा पब्लिक गुड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसी वजह से फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस एज सच जो है वो ना होने के बराबर होती, नहीं होती ना, कम होती है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक गुड को फंड कर रहा है? थ्रू टैक्सेस और थ्रू कि अपने जो अपनी जेब से पैसे लगा रहे होते हैं, तभी गवर्नमेंट दे रहा होता है। और इवैल्यूएशन जो है वो एज इट इज हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी। कोई प्रॉब्लम? सर हम सेक्शन ए की प्रैक्टिस नहीं, नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। सेक्शन ए देखिए, मेजोरिटी आता है मैक्रो से। मैक्रो अभी हमारा माइक्रो के सारा क्राइटेरिया पूरा हुआ है ना, जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था। मैक्रो का जब टारगेट पूरा हो जाएगा तब हम लोग फिर मैक्रो की तरफ जा रहे हैं। सही है भाई, क्लियर है? हाँ, अगर कोई माइक्रो की डेटा रिस्पॉन्स हमें मिल गई तो फिर हम लोग कर लेंगे। बेटा ये आपके स्पीकर में मसला है, सबको आवाज जा रही है दानियाल। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, आवाज कट गई होगी, क्या पता। आ गई अब आवाज? आ रही है अब आवाज आप लोगों को? मैं डेटा रिस्पॉन्स की ये बात कह रहा था कि डेटा रिस्पॉन्स आपका मेजोरिटी जो है वो मैक्रो से आता है, तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ माइक्रो के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर जब मैक्रो की तरफ जाना शुरू करेंगे तब हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, डेटा रिस्पॉन्स भी करेंगे। अच्छा भाई, पार्ट बी को जरा देखिएगा। पार्ट बी क्या कह रहा है? कहता है कि असेस द एक्सटेंट टू विच अ गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट बोथ मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिजायरेबल क्वांटिटीज। अच्छा अब देखो, 2025 के जो भी पेपर गुजरे हैं ना, एग्जामिनर बड़ा पागल हुआ है इन पेपर्स में। एग्जामिनर एक तो बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछ रहा है।
और वैसे अजीब से सवाल इस तरह पूछ रहा है। हाँ हाँ भाई, सिंपल इंग्लिश में लिखना है आपने, कौन सा वहां पे खतो किताबत करनी है, जाके सीधी सीधी अंग्रेजी में आंसर लिखो, बस इतनी ऐसी लिखना कि समझ आ जाए एग्जामिनर। मैं आपसे कह रहा था कि 2025 में ना जो एग्जामिनर है वो बड़ा अजीब से सवाल पूछ रहा है, बड़े टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये एक बहुत लेंदी क्वेश्चन है 12 मार्क के लिहाज से। यूजुअली एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किस तरह टेस्ट करता था, यूजुअली एग्जामिनर बोलता है कि भाई मैरिड गुड जो है उसको कैसे सॉल्व करें, दो पॉलिसीज बता दो। या डी मैरिड को कैसे सॉल्व करें, दो पॉलिसीज बता दो। यहां पर उसने मैरिड और डी मैरिड दोनों को डाल दिया। कहता है कि यार असेस द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट कब आता है? एक्सटेंट जो है ना, वर्ड एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक, किस हद तक। तो जब भी गवर्नमेंट एक्सटेंट का वर्ड यूज करता है तो यहां पर इलास्टिसिटीज आना शुरू हो जाती हैं, यहां पर टाइम पीरियड आना शुरू हो जाता है कि भाई शॉर्ट रन में ये, लॉन्ग रन में ये। अगर डिमांड इलास्टिक है या सप्लाई इलास्टिक है तो ये केस होगा, इन इलास्टिक है तो ये केस होगा। तो जब भी एक्सटेंट का वर्ड यूज होता है तो एक्सटेंट का उर्दू में मतलब है किस हद तक, ठीक है ना, किस हद तक। अब बात सुनो, assess the extent to which a government can ensure both merit and demerit are produced in desirable quantities। मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट किस हद तक ये इंश्योर कर सकती है कि मेरिट और डीमेरिट डिजायरेबल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो। अब बेटा ये बात आपको पता है कि जो मेरिट गुड होता है वो अंडर प्रोड्यूस्ड होता है, अंडर कंज्यूम्ड होता है। तो हमें एज अ गवर्नमेंट उसको बढ़ाना पड़ेगा। डीमेरिट जो होता है वो ओवर कंज्यूम्ड होता है, ओवर प्रोड्यूस्ड होता है, तो हमें एज अ गवर्नमेंट उसको कम करना पड़ेगा। बच्चा जब ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो बच्चा ये बात समझ ही नहीं पाया कि गवर्नमेंट, ये जो एग्जामिनर है ये पॉलिसी का क्वेश्चन है। बच्चे को ये बात समझ ही नहीं आई। बच्चा समझ ही नहीं पाया कि यार यहां पर तो मुझे पॉलिसीज लिखनी थी। क्योंकि हम देखो ना, मेरिट को बढ़ा रहे हैं और डीमेरिट को कम कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। समझ रहे हैं बात को? तो आपने इस तरीके से जाना है। अब सवाल ये कि सर ये इतना लेंदी आंसर है, हम कैसे इसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में लिख रहे होंगे? तो बेटा देखो, जब क्योंकि आंसर बहुत लेंदी है ना, तो आपको उतनी ज्यादा डिटेल लिखनी भी नहीं है। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जहां पर आप मेरिट के बेनिफिट, मेरिट के अंदर सब्सिडीज के बेनिफिट ड्रॉबैक बताएंगे, फिर एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट ड्रॉबैक बताएंगे, फिर कंपेयर करें। और मैंने कहा भाई दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक बताने, इतना नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंदी है। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप एक बेनिफिट का पैराग्राफ सब्सिडी का लिख दो, एक ड्रॉबैक का लिख दो, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का लिख दे बेनिफिट का, एक ड्रॉबैक का लिख दे, और एक एडवर्टाइजिंग का लिख दे। यानी कि मैं यहां पर तीन पॉलिसीज बताऊंगा। पहली पॉलिसी सब्सिडी, ताकि मैं मेरिट को सॉल्व कर सकूं। दूसरी पॉलिसी इनडायरेक्ट टैक्स, ताकि मैं डीमेरिट को सॉल्व कर सकूं। और तीसरी एडवर्टाइजिंग। मैं एडवर्टाइजिंग क्यों चूज कर रहा हूं? क्योंकि पहली बात तो कि असल मसला क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज। और लैक ऑफ नॉलेज सिर्फ किससे हल होती है? एडवर्टाइजिंग से। लैक ऑफ नॉलेज सिर्फ किससे हल होती है बेटा? एडवर्टाइजिंग से। और दूसरी बात कि जो एडवर्टाइजिंग है ना, ये है आपकी जेनेरिक पॉलिसी, ये डीमेरिट में भी लगती है, ये मेरिट में भी लगती है। डीमेरिट में डिमांड कम करने के लिए लग रही है और मेरिट में डिमांड बढ़ाने के लिए लग रही है, ठीक है। तो दोनों आपके हल हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस माइंडसेट के साथ चलना होगा। तो अब यहां पर जरा इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है भाई। आपने उसको बता दिया कि मेरिट गुड क्या है, डीमेरिट गुड क्या है, एक ही पैराग्राफ में बता दो। बच्चा यहां पर क्या करेगा, बच्चा जो है वो पूरी जो है ना नज्म लिखना शुरू करेगा कि मेरिट गुड जो है वो ये होता है, नॉन एक्सक्लूसिव, वो अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर एलोकेटेड, ये इसकी डायग्राम है। आप देखो हमें होना यहाँ चाहिए था बट हम यहाँ पर हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मतलब ये सब बुलशिट, ये सब बकवास, इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। असल मार्क मिलता है बेटा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स का। जो पॉलिसी आप लिख रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जब आप वो एक्सप्लेन करने जाएंगे, जब आप वो एक्सप्लेन करने जाएंगे उसके मार्क्स होते हैं। सिंपल जो आप बातें लिख रहे हो ना कि मेरिट ये है, डी मेरिट ये है, ये और वो, ये जो चीज होती है ये आपकी जेनेरिक नॉलेज बेस्ड बात है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। आपने क्या किया, आपने मेरिट को डिफाइन किया, मेरिट क्या होता है। आपने डीमेरिट को डिफाइन किया, डीमेरिट क्या होता है।
बस। और कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट लगा सकता है, बस इतनी नॉलेज देनी, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करोगे आप अब आ गए एनालिसिस पे। आपने मेरिट गुड के बारे में बताया, सब्सिडीज का, कि भाई सब्सिडीज में क्या हो रहा है, ये देखो ऐसा हमारे पास मामला चल रहा है, हमें ये फायदा होगा, प्राइस कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओवरऑल ये कहानी है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हम लोग दूसरे केस पे भी जा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे देखो 5 लिखे हुए, मैंने 5 लिखे हुए, आप कोई से भी 3 दे दो। सब्सिडीज दे दो, इंफॉर्मेशन दे दो, और डीमेरिट पे टैक्स लगा दो। 5 दिए में आप कोई से भी 3 दे दे, बहुत। ये सारे बेनिफिट्स हैं, सही है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन के क्या बेनिफिट है? लैक ऑफ नॉलेज खत्म होती है, लोगों को कहानी समझ आती है, अवेयरनेस आती है, मार्केट फेलियर करेक्ट होता है। टैक्स लगाने से क्या होगा? प्राइस महंगा होगा, लोग सिगरेट से हटेंगे। जो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कमाती है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे स्पेंड करना शुरू कर दे, एजुकेशन पे स्पेंड कर दे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे स्पेंड कर दे, वगैरह वगैरह। समझे? ये सारे बेनिफिट्स। अब लिखने हैं आपने ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक क्या है? यार अगर मैं सब्सिडी लेट से हेल्थ केयर को देता हूं, गवर्नमेंट ने कहा कि यार हर वो बंदा जिसका हाथ टूटेगा, जो प्लास्टर करवाने आएगा, प्लास्टर करवाने की वजह से, प्लास्टर करवाने की वजह से जो है हम क्या करेंगे, हम उसको सब्सिडीज देंगे। ठीक है। अब आप जानबूझ के अपनी हाथ उड़वाएंगे? आप जानबूझ के हाथ उड़वाएंगे कि आप प्लास्टर करवा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो दिस डिपेंड्स अपॉन पीडी पे भी एज वेल डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास किस तरह के मामला चल रहे होते हैं। ठीक है। फिर आपके पास क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मसले, के भाई यही पैसा आप कहीं और लगा दो, आप यही पैसा जो है कहीं और लगा दे भाई, ये भी कहानी आपके पास आ रही होती है। और बहुत सारे ड्रॉबैक्स आपके पास लिखे हुए हैं, ब्लैक मार्केट के ड्रॉबैक्स है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास लिखी है। सही है जी। अब आ जाओ इवैल्यूएशन पे। देखो, मार्केट फेलियर जो होता है ना, वो बहुत तरीकों से हो सकता है। हाँ, जो कोर रीजन है वो तो आपका लैक ऑफ नॉलेज ही है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन मार्केट फेलियर जो आपका होता है ना, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भाई फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, काफी गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको पता है कि यार एजुकेशन उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता है ना ये बात लोगों को। लेकिन क्यों नहीं वो अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो यहां पर असल मसला लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, यहां पर असल मसला क्या है? पैसा, कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पर सब्सिडी बेहतर होगी, सब्सिडी फायदेमंद होगी। ठीक है। इसी तरीके से एक बंदा है, बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उसको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, उसको हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, जहालत फैली हुई है पूरी दुनिया में। तो जब उसके पास पैसा है, मसला क्या आ रहा है? नॉलेज का मसला आ रहा है कि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। तो यहां पर गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं डीमेरिट की बात करूं, हो सकता है लोगों को पता हो कि सिगरेट हार्मफुल है, लोगों को पता हो कि शराब हार्मफुल है, बट दे चूज टू इग्नोर दिस। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको कोई किक नहीं मिल रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? पैसे बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दिए, बैन कर दिए चीजें। ये हुआ था ना कोविड के टाइम पे, जब सिगरेट महंगी हो गई थी, या जो मावे वगैरह आजकल बैन हुए हुए हैं, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने करना छोड़ दिया है। मतलब अगर 50% नहीं तो कम से कम 3 4 5% लोगों ने तो ये चीज छोड़ दी, क्योंकि वो महंगा हो। तो अब इवैल्यूएशन पे मैं जा रहा हूं। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी आप AO2 में होते हो, यानी कि जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिख रहे हैं। इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपके ये हैं कि भाई सब्सिडी का अपना क्या बेनिफिट है, सब्सिडी का अपना क्या ड्रॉबैक है। एडवर्टाइजिंग का अपना क्या बेनिफिट है, अपना क्या ड्रॉबैक है। टैक्सेस का अपना क्या ड्रॉबैक है, अपना क्या बेनिफिट है। जब हम AO3 में जाएंगे, यानी कि जब हम इवैल्यूएशन में जाएंगे, तो हम सबको कंपेयर करेंगे, सबको कंपेयर कर रहे होंगे एक साथ, और हमने ये डिसाइड करना है कि मेरे हिसाब से बेस्ट क्या है। अब यहां पर देखो, गवर्नमेंट हैव मेनी टूल्स टू इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट गुड, एंड इन थियोरी they can move outward towards socially desirable level. However, this depends upon what, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पीडी पे डिपेंड करता है कि भाई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चल रही है। ये कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मैंने आपसे कहा कि भाई अगर सिगरेट महंगी हुई है तो 4 5% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दी, बेटा 95% तो अभी भी पी रहे हैं ना। या अगर एक ब्रांड महंगा हो रहा है तो वो चीपर ब्रांड पे जा रहे हैं, अगर वो ब्रांड महंगा हो रहा है तो और चीपर ब्रांड पे जा रहे हैं।
ठीक है, तो हमारा तो कंज्यूमर बिहेवियर तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम क्या कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, गवर्नमेंट कितना इन्फोर्स कर सकती है इस चीज को। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंड्स का मतलब कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है सब्सिडीज देने के लिए। अब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, सब्सिडीज की बात कर लें, ये सारी चीजें बड़ी इफेक्टिव होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में। फॉर एडिक्टिव गुड्स सच एज टोबैको, टैक्सेस एंड बैन्स, यहां पर क्या हो रहा है कि भाई आपने जो है वो ब्लैक मार्केट भी क्रिएट कर लिया, तो ये भी एक मसला आपके पास आ रहा होता है। तो इन कंक्लूजन परफेक्ट रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता भाई। सही है। इन कंक्लूजन मैंने ये बात अपने एग्जामिनर को बता दी कि परफेक्ट रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, लेकिन आप सोशली ऑप्टिमम लेवल के करीब करीब तक पहुंच सकते हो अगर आप ग्रुप ऑफ पॉलिसीज यूज करें, अगर आप सेट ऑफ पॉलिसीज यूज करें। लेकिन अगर आप एक ही पर रिलाय करके बैठ जाओगे कि यार एडवर्टाइजिंग ही करूंगा या मैं यही करूंगा, तो ये चीज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये लॉजिकल भी नहीं। बात समझे बेटा? सर व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम ब्रेकडाउन, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, इसमें कोई मसला बेटा? गेम समझ आ गई? अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट की जरा बात कर लें। देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी पे फोकस कर रहे हैं, माइक्रो पे। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने इस तरह करनी है कि आपका 2 घंटे का पेपर है। सर एक सवाल है कि टाइम मैनेज, हाँ उसी का बता रहा हूँ बेटा, उसी का बता रहा हूँ। आपका देखो 2 घंटे का पेपर है, अभी एक और क्वेश्चन करना है हमने। 2 घंटे का पेपर है, आपने कभी भी सेक्शन ए से तो स्टार्ट करना ही नहीं। सेक्शन ए आपने कभी भी नहीं करना शुरू में, आप आखिर में करो। सेक्शन बी या सी से आप स्टार्ट करेंगे। आपने 45 मिनट देने सेक्शन बी को, आपने 45 मिनट देने हैं सेक्शन सी को, आपने आधा घंटा देना है सेक्शन ए। ठीक है, उसमें आप लोगों ने किस तरह करना है, जो 45 मिनट आपका है ना, 45 मिनट, उसमें से 5 मिनट ना आपने बैठ के स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर तो आप नहीं बनाओगे जैसा मैंने बनाया हुआ है। आप पॉइंटर्स लिखोगे कि यार मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा, पहले मैं ये डिफाइन करूंगा, मैं ये डिफाइन करूंगा, फिर मैं ये डिफाइन करूंगा, फिर मैं ये डिफाइन करूंगा। इस तरीके से आपने चलना होगा। नई पेपर में, नई रूटीन में नहीं हो रहा लाइक दीज डेज बेटा। रूटीन, अच्छा रूटीन के लिए आप पूछ रही हैं बेटा? अब ये तो आपको अपनी मसरूफियात का पता है कि आप अपनी मसरूफियात में किस तरह टाइम निकालेंगी, लेकिन आप कम से कम दिन के एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे तो देना एक सब्जेक्ट। जी जी जी, आप सिर्फ पॉइंटर्स बना के बैठो, रफ शीट पे बना लो, क्वेश्चन पेपर पे बना लो, ताकि उससे पता है क्या होगा, आप डाइवर्ट नहीं होगे, आप घूमोगे नहीं अपने आंसर में, आपको एक डायरेक्शन मिलती रहेगी ना। तो एक जब डायरेक्शन मिली रहेगी तो फिर आप फौरन से उसको फॉलो करेंगे और तरीके से काम करते रहे। समझ रही है बात? तो ये आपने इस तरीके से करना है। अगर 45 मिनट एक्सीड हो जाते हैं, भाई छोड़ दो क्वेश्चन, जाने दो, स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ। टाइम मिले आखिरी में 2-3 मिनट मिले तो उसको आगे पूरा कर लेना। लेकिन बैठ मत जाना एक ही सवाल पे कि नहीं जी मैं 2 मार्क के लिए अपने 40 मार्क्स आया कर दूंगा, ये वाली हरकत मत करना। ठीक है, अब आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, इसका भी आंसर मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को पहले, मैंने आप लोगों को सेंड भी किया हुआ है। ये देखो, ये मैंने ओवरऑल पहले नॉलेज दी हुई है कि मेरिट डीमेरिट का क्या हिसाब किताब हमारे पास चल रहा होता है। फिर आपको बताया कि मेरिट गुड कैसे इंक्रीज होगा, ये सब्सिडी की डायग्राम है, सब्सिडी के साथ लिंक किया हुआ है पूरा बेनिफिट ड्रॉबैक। फिर मैंने अवेयरनेस के बारे में बात की हुई है, एडवर्टाइजिंग की बात की हुई है, फिर डीमेरिट की बात की हुई है, और फिर ये सेम मैंने इवैल्यूएशन यहां से उठाकर अपने आंसर में डाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कहता है भाई एक्सप्लेन 3 रीजंस associated with cost of production why the supply curve for a particular market may shift to the right। कहता है कि यार मुझे कोई सी भी 3 रीजन बता दो लिंकिंग विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि मेरा सप्लाई कर्व राइटवर्ड क्यों जाएगा। ठीक है, मेरा सप्लाई कर्व राइटवर्ड क्यों जाएगा, यहां पे आपके होंगे 3 मार्क्स। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में ऑल्सो शिफ्ट द सप्लाई कर्व फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट टू द राइट। वापस से आ गई बात कि गवर्नमेंट किस हद तक सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है।
वापस से वही बात आ गई ना, गवर्नमेंट किस हद तक सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है। नहीं बेटा, एक्सटेंट वाले सवाल में आपको डिपेंड वाली बात करनी होती है कि भाई इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सही है। बेनिफिट ड्रॉबैक 12 मार्क वाले के अंदर आते हैं। अच्छा भाई, अब सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या है? सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है? सप्लाई बढ़ रही है। तो हमें हर वो फैक्टर बताना है, कोई से भी तीन बताने, जिससे आपकी सप्लाई बढ़ जाए। सही है, सप्लाई आपने बढ़ानी है। आप कह दो जी आपकी वेज रेट कम हो गई, या पहले तो देखो आप डिफाइन करेंगे ना सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। आपने बताया जी वेज रेट आपकी गिर गई, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी गिर गई, या टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन वगैरह आ गई। हमने शिफ्ट करके दिखाना है, राइट, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है। तो यहां पर आपने उसको जनरल एक्सप्लेनेशन दे दी कि यार अगर वेज रेट गिरेगा, एग्जाम्पल आपके खर्चे कम हो गए, तो ओवरऑल आपकी सप्लाई वगैरह जो है वो राइटवर्ड बढ़ना शुरू हो जाता। फिर उसने पूछा हुआ है कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो आपने बता दिया जी कि सब्सिडी इज वन ऑफ द पॉलिसीज। सब्सिडी से आपकी सप्लाई बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देने से आपकी सप्लाई बढ़ती है। मिनिमम वेजेस को कम कर देने से आपकी सप्लाई बढ़ती है। या डीरेगुलेशन यानी कि रिस्ट्रिक्शंस कम करने से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है, और आपने उनको एक्सप्लेन करना। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो आपसे क्वेश्चन में बोल दे, क्वेश्चन में बोले एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, जैसे कि यहां पर है, अगर वो बोले ना एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो डायग्राम आपकी फिर नॉलेज का पार्ट बन जाता है, यानी कि AO1 का पार्ट बन जाता है। अगर वो डायग्राम नहीं मांग रहा और आप डायग्राम बना रहे हैं, अगर वो डायग्राम नहीं मांग रहा और आप डायग्राम बना रहे हैं, तब आपकी डायग्राम AO2 का पार्ट बनेगी, एनालिसिस और एप्लीकेशन की। तो जैसे मैंने यहां पर जो डायग्राम बनाई भी है, ये वाली डायग्राम, ये मेरे AO2 का पार्ट है, इसकी मार्किंग यहां पर होगी। सही है। और सिर्फ डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होता, डायग्राम को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करना होता है। सही है, मतलब अपने एक्सप्लेनेशन के साथ लिंक करना होता है। अब उसने बोला हुआ है कि भाई एक्सटेंड टू विच जो गवर्नमेंट पॉलिसी लगा रही है उससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, किस हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसी से आपकी सप्लाई बढ़ती है। अब देखो ये काफी लेंदी इवैल्यूएशन है, आप जाहिर है इतनी लेंदी नहीं लिखेंगे, बट इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने बोला कि भाई द एक्सटेंड टू विच की आपकी सप्लाई बढ़ेगी, दिस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर आपके पास क्या है कि ये आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिवनेस पर डिपेंड करता है। ये आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिवनेस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? कि अगेन वही वाली बात है कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आपके पास कितनी स्पेयर कैपेसिटी है। अगर लेट से मैं एक फार्मर को सब्सिडी दे रहा हूं और मैं उसको बोलूं कि भाई डबल सेब उगाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जो सेब है वो नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी हुई है और बारिश ही ना हुई, तो आप कैसे सेब उगाओगे भाई? तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके पास। और क्या है स्मॉल सब्सिडी की हमने, अच्छा, और साइज ऑफ सब्सिडी। अगर आप 10-20 रुपए की सब्सिडी दे रहे हो, तब तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे हैं तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, मिनिमम वेजेस के लॉ वगैरह, मिनिमम वेज आपने कम कर दी तो सप्लाई आपकी राइट बढ़ जाएगी। मतलब ये देखो फैक्टर्स आ गए यहाँ पर कि ये फैक्टर्स पर डिपेंड। इन कंक्लूजन, although falling production cost and supportive government policies generally increase supply, कहता है जी इन कंक्लूजन भले ही आपकी सप्लाई बढ़ाता है, लेकिन राइट वर्ड कितना जाएगा ये डिपेंड करता है स्केल ऑफ अपना प्रोडक्शन पे। ये डिपेंड करता है आपकी कि गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस का नेचर क्या है। बात समझ गए बेटा? हाँ, PES भी आप लिख सकते हैं। ये PED पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड ना, कि अगर गवर्नमेंट मेडिसिन को सब्सिडी दे रही है, मेडिसिन को सब्सिडी मिलेगी तो बेटा मेडिसिन की प्राइस कम होगी। लेकिन हमें ये रूल पता है कि अगर इन इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, तो इन इलास्टिक वाले प्रोड्यूसर का रेवेन्यू गिरता है, तो प्रोड्यूसर के नुकसान आ गया ना यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने लिंक किया हुआ है। अच्छा, अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे आओ। असेस द एक्सटेंट टू विच
Knowledge of products price elasticity of supply is the most useful measure of elasticity to a firm needing to react quickly to changes in its market. अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं बहुत सारे बच्चों के कि सर हमें ये समझ नहीं आता कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी कब डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। ये मुझे अक्सर बच्चों और आप लोगों को भी कंफ्यूजन होगी ये वाली कि यार ऑल्टरनेटिव पॉलिसी लगाएं कि ना लगाएं। देखो 12 मार्क में ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बात लिख लेना। 12 मार्क में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो नेचर होगा ये वाला, एक तो नेचर होगा ये वाला पार्ट बी, फातिमा मैं बताता हूं आप। एक तो जैसे ये हमारे पास पार्ट बी है वैसा होगा कि यार एक प्रोड्यूसर के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की नॉलेज होना बेस्ट है। डिस्कस द व्यू कि जी हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होना हमारे लिए जरूरी है, बेस्ट है, तो हम लोगों को डिस्कस कर। एक नेचर ये है जहां पर एग्जामिनर फतवा दे रहा है, यानी कि कोर्स में आपके पास कुछ 4-5 पॉलिसीज हैं और एग्जामिनर ने कहा कि यार ये पॉलिसी बेस्ट है। तो हमेशा याद रखो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना जहां पर एग्जामिनर फतवा दे रहा है वहां पर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आएगी। क्यों? क्योंकि हमें कंपैरिजन के लिए कोई दूसरी चीज भी तो बतानी है ना, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देनी पड़ेगी। एक तो नेचर ये हो गया जहां पर वो आपको बोल रहा है कि भाई ये बेस्ट पॉलिसी है और इसके हिसाब से हमने काम करना है, तो बताएं क्या ये बेस्ट है कि नहीं है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए यहां पर आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देंगे। एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन, डिस्कस द व्यू। यहां पर भी एग्जामिनर ने फतवा दे दिया कि जी फिस्कल पॉलिसी बेस्ट होती है, तो आपको इधर भी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देनी पड़ रही होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देनी है, ये एक नेचर हो गया। लेकिन दूसरे नेचर का सवाल क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आउटवे द ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिस्कस द व्यू। यहां पर उसने सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पे फोकस रखा हुआ है सप्लाई पे, बोला कि पीईएस के बेनिफिट उसके ड्रॉबैक से ज्यादा होते हैं, डिस्कस द व्यू। यहां पर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर जो आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देंगे वो आपकी AO3 यानी कि इवैल्यूएशन में जाएगी। अब इसी तरह एक और सवाल, बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी आउटवे द ड्रॉबैक्स ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी, डिस्कस द व्यू। तो यहां पर भी आपको प्योरली सप्लाई साइड पे रहना है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपको ऑल्टरनेटिव देने की जरूरत नहीं। बात समझ गए? बात समझ गए भाई? दो नेचर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? अब देखो भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से स्टार्ट करना है, डिफाइन करना है कि पीईएस होता क्या है। अब बच्चा यहाँ पे वही भंड मारता है, पीईएस की डेफिनेशन बताई, फॉर्मूला बताया, टाइप्स बताई, डायग्राम बनाई, ये और वो खत्म, 0 मार्क। बेटा पीईएस जब भी लिखने जाते हो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, 12 मार्क में बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। और मैं पीईएस को कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ? पीईडी के साथ। तो मैंने आपको ये बात सिखाई भी है कि आपने किस तरीके से करने हैं आंसर्स, और ओवरऑल आपके पास नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, तो वहां पर डिटेल में बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। तो आपने वहीं से बेनिफिट्स उठाए, वहीं से आपने ड्रॉबैक्स उठाए, वहीं से पीईडी के बेनिफिट उठाए, वहीं से आपने पीईडी के ड्रॉबैक उठाए। ठीक है, इंडिविजुअल बेनिफिट्स इंडिविजुअल ड्रॉबैक्स। सही है, डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, अच्छी बात है। बेटा सब मैं लेक्चर्स में सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीजें हैं लेक्चर्स में। ठीक है, एक्सईडी वाईडी के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन पीईडी जरा मुझे बेहतर लगता है तो मैंने इसलिए पीईडी के साथ कर लिया। बेटे सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपके पास नोट्स में हैं, लेक्चर में हैं, हर चीज अवेलेबल है। मसला कहां पर है? यहां पर। तो बेटा देखो, पीईडी और पीईएस में ये चीज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। पीईएस मुझे मेरी औकात बताता है और पीईडी मुझे मेरे प्रोडक्ट का नेचर बताता है कि मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड। अगर लेट से मेरी डिमांड इन इलास्टिक है, लोग पागल है मेरे पीछे, बट मेरी सप्लाई भी इन इलास्टिक है, यानी कि मैं सप्लाई एज सच इतनी आसानी से फुलफिल नहीं कर सकता, तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, क्या मैं रेवेन्यू कमा सकता हूं? क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं? नहीं कमा सकता ना।
तो एज ए प्रोड्यूसर मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरी सप्लाई इलास्टिक हो, ताकि मैं फौरन से अपने कंज्यूमर की चीजों को रिस्पॉन्ड कर सकूं, मैं फौरन से अपने कंज्यूमर की डिमांड को रिस्पॉन्ड कर सकूं। वालेकुम सलाम। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी डिमांड इलास्टिक रहे। सही है। ओ सॉरी, सप्लाई इलास्टिक रहे। और हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास स्पेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ठीक है। तो बेटा, ऑन दी अदर हैंड पीईडी, पीईडी जो है रेवेन्यू कैलकुलेट करने में काफी फायदेमंद है, लेकिन पीईएस आपको यह बताने में बड़ा फायदेमंद है कि क्या आप अपने कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इन रियलिटी मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीईडी को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। आपकी मर्जी है, आप अगर पीईएस के साथ होना चाहते हैं आप पीईएस के साथ हो जाए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं होती। बात समझ गए बेटा? क्लियर है? बेटा ये मई जून 25 वेरिएंट 2 है। मैं भेज रहा हूँ, ग्रुप पे भेज रहा हूँ पेपर। ठीक है भाई, चलें। सर एक हेल्प चाहिए थी, कैन यू प्लीज टेल लाइक वो टॉपिक जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। मैं बताऊंगा बेटे, बाद में बताऊंगा गेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं, तो उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलें, जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।